बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का 3rd सेमेस्टर है और उसमें हमारे पास सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसका एक चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम दूसरा चैप्टर जो है वो हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, जिसमें से हमने 8 सेक्शंस जो थी इसकी वो हमने कर ली थी। आज हम इसकी 9 सेक्शन करने जा रहे हैं और इसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर जो है वो 21 सेक्शंस हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। अच्छा, विदाउट फ्री कंसेंट किस तरह हो सकता है, क्या है, इसकी डिटेल में आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो कोर्स के हवाले से आ रही है वो आप तक बर वक्त पहुँचे। और मेरे चैनल से जो वीडियोस आप देखते हैं उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मालूमात जो मैं आपको दे रही हूँ वो दूसरों तक भी पहुँचे और लोग इससे फैज़याब हो सकें। जिनको भी इसमें हेल्प मिल सके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 19। और सेक्शन 19 हमें क्या कह रही है, क्या एक्सप्लेन कर रही है हमारे लिए, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। अच्छा, विदाउट फ्री कंसेंट तो हम पढ़कर आए हैं, पहले भी हमने सेक्शन 18 पढ़ी, 19 पढ़ी और जो है 13 पढ़ी। तो ये सारी जो हमने जो सेकंड चैप्टर शुरू किया था इसके अंदर जो जितनी भी सेक्शंस आ रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ जब हमारी शुरू होगी एज अ लॉयर तो उसमें ये सारी सेक्शंस जो हैं हमें बहुत सपोर्ट करेंगी। सेक्शन 19 जो है वो हमें बता रही है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इसको सेक्शन 19 को समझ सकें। तो सेक्शन 19 ये कह रही है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन हुई हो या कि इंड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ हो, वहाँ पर अगर जो सामने वाली पार्टी है उससे गलत बयानी, फ्रॉड हुआ हो और सामने वाली पार्टी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो उस पे डिपेंड करता है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन को, फ्रॉड को और अनड्यू अनफ्यूज़ को वो रिफ्यूज़ करते हुए, साइडलाइन करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। अगर वो उसे रिफ्यूज़ करती है तो ये भी इख्तियार उसके पास है, और अगर वो नहीं करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू चलाती है, तो वो इसे चला सकती है, वॉइडेबिलिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये किस तरह है, ये इसकी भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आपको ये बता दूं कि एक पार्टी है वो मुझसे मेरी फैक्ट्री ख़रीदना चाह रही है और मैंने उसे कहा कि ये जो है आप सपोज़ करें कि ये, मैंने उससे कहा है कि ये जो मेरी फैक्ट्री है यहाँ पर 5,000 जो है वो यान बनते हैं माहाना, और जबकि वहाँ पर सिर्फ 4,000 यान बनते हैं। अब उस पार्टी ने इन्वेस्टिगेट किया है, वो फैक्ट्री गई है वहाँ, उसने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो अब मैं बरीउस ज़मा हूँ कि मैंने गलत बयानी की थी लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट करते हुए इसे कंटिन्यू कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ। इसी तरह से अब जो है आप सपोज़ करें कि ए है और एक ही ज़मीन पर कोई मादनियात जो है, जिस तरह मिनरल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, अगर वो वहाँ पर कोई होता है, निकल आती है कोई ऐसी मादनियात वहाँ पर, और बी को इसका पता चल जाता है और वो ए को नहीं पता लेकिन बी को पता चल जाता है, और बी उस ज़मीन में इंटरेस्टेड है लेने के लिए, लेकिन बी उसे नहीं बताता, ए को नहीं बताता और वो उससे उस ज़मीन ख़रीदना चाहता है। और जब उसी बीच अगर ए को पता चल जाता है तो भी अगर ए चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर सकता है और मना कर सकता है, लेकिन अगर ए उसे उसी उसकी जो प्राइस उसने लगाए थे उसी में अगर वो उसको देता है तो ये फ्रॉड नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगी, ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड नहीं होगा। तो उम्मीद है कि सेक्शन 19 आपकी समझ में आ गई होगी। सेक्शन 19 ए से हम अब शुरू करते हैं, उसके भी थोड़े से एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सेक्शन 19 ए हमें बता रहे हैं
कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस हुआ है और अनड्यू अनफ्यूज इस्तेमाल हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, कोर्ट उसे सेट असाइड कर सकती है और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट आपको पर्सनली कोई फेवर उस वक्त देगी जब आप उसके पास जाकर उससे मदद मांगेंगे। तो यहाँ पर अगर सपोज़ हम ये कर लें कि ए ने बी को अनड्यू अनफ्यूज़ जो है उसके ज़ेर असर लाकर और जो है उसके साथ जो है कोई एग्रीमेंट कर लिया है, उसे कर्ज़ दिया 100 रुपीज़ और उससे कहा कि हर महीने वो सूद कीमत में 200 रुपीज़ उसे पर मंथ पे करेगा जब तक कि वो कर्ज़ उसका वापस नहीं होता, या एक सर्टन लिमिट रख दी कि 1 ईयर तक वो उसे पे करेगा। तो अगर बी कोर्ट चला जाता है और जाके वहाँ सूट फाइल करता है तो वहाँ पर ये जो है इस जो एग्रीमेंट किया था ए ने उसके साथ, इसको कोर्ट सेट असाइड कर देगी और ना सिर्फ सेट असाइड करेगी बल्कि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसे कहे कि जी एक सर्टन अमाउंट जो आपने उससे बतौर कर्ज लिया था वो उसे रिटर्न कर दें और बकाया एग्रीमेंट जो है वो सेट असाइड हो गया। तो सेक्शन 19A यहाँ पर क्लियर हो जाती है।